हाय गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले वन शॉट एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें नोट्स दिया हुआ है, आप लोग को लिखना नहीं देख देख के, ठीक है, सिर्फ समझना है क्या क्या हो रहा है। और आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। तो पहले लॉजिक गेट के बारे में समझते हैं, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में, इसमें सर्किट जो बना हुआ रहता है उसमें लॉजिक गेट यूज रहता है, ठीक है। तो टोटल हम लोग का डिवाइड किया हुआ लॉजिक गेट को बेसिक गेट में, यूनिवर्सल गेट में और अर्थमेटिक गेट्स में, ठीक है। अगर बेसिक गेट्स बोला जाए तो नॉट गेट आता है, एंड गेट आता है और गेट आता है। और यूनिवर्सल गेट बोला जाए तो नैंड एंड नॉट गेट आता है, ठीक। अर्थमेटिक गेट जोर और एक्स नॉट बोला जाता है, ठीक है। ये सब बेसिक है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाना है ना। देखिए, नॉट गेट में क्या होता है, अगर हम जीरो इनपुट देंगे तो आउटपुट वन आएगा, इन्वर्ट्स कर दिया जाता है नॉट गेट में। और उसके यहाँ पे ट्रूथ टेबल दिया हुआ, जीरो का वन, वन का जीरो, ठीक है। अब बफर क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि अगर हम इनपुट भी जोड़ दे रहे हैं वही आउटपुट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको बफर बोला जाता है। समझने के लिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बफर क्या होता है, तो आप बतलाइएगा इनपुट एंड आउटपुट बहुत सेम होता है, ठीक है, वो बफर होता है। आप देखिए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, बाई स्टेबल क्या होता है। स्टेबल में क्या होता है, इसका कंडीशन फिक्स नहीं रहता है, हाई और लो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। और बाई स्टेबल में क्या होता है, कंडीशन दोनों का सेम रहता है। आप अगर अलग से इनपुट लगाइएगा तब ये रुकता है या नहीं, नहीं रुकेगा, ठीक है। ये आगे में हम लोग पढ़ेंगे मल्टी वाइब्रेटर में। अब देखिए नैंड गेट क्या है, इसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। देखिए इन अगर जीरो और वन, नैंड गेट का प्रॉपर्टी पहले हमको जानना चाहिए। क्या होता है कि देखिए एंड गेट पता है ना क्या होता है, कि अगर दो इनपुट, अगर वन नंबर हायर इनपुट होगा तो तब एंड गेट काम करता है, तो सेम करेगा, ठीक है। एंड गेट को अपोजिट कर देंगे तो नैंड गेट हो जाता है। देखिए जीरो जीरो क्या होगा, वन होगा, क्योंकि देखिए एंड गेट में क्या होता है, जीरो 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 हो जाता है, लेकिन उसका इन्वर्स करेंगे तो वन हो जाएगा। जीरो वन का कितना होता है एंड गेट में, जीरो वन का होता है जीरो, लेकिन इन्वर्स करने पर वन हो जाता है। वन जीरो का कितना होता है, जीरो होता है एंड गेट में, लेकिन उसको इन्वर्स कर देंगे तो वन, एंड गेट की ये प्रॉपर्टी है। और ये इसका सिंबल बोल है, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या नैंड गेट एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो बोलेगा नहीं, नॉट फॉलो करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ हाँ फॉलो करता है। ये सब हम लोग बुलियन एल्जेब्रा में पढ़ेंगे, ये लॉ क्या होता है, कैसे इसका कंडीशन चेंज होता है। अब देखिए एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है। देखिए इसको जोड़ गेट भी कोई बोलता है, कोई और गेट भी बोलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनइक्वालिटी मैंने रखता है जॉर गेट में। देखिए अगर जीरो जीरो रहेगा, दोनों इक्वल इनपुट है तो आउटपुट भी जीरो आएगा। वन वन क्या है, दोनों इक्वल इनपुट है, आउटपुट जीरो आएगा। लेकिन एक भी अगर डिफरेंट हो जाता है, इनइक्वालिटी जब भी आता है तो वन आउटपुट देता है। ये जॉर गेट का ये सर्किट है। इंटरनल सर्किट कैसे काम करता है जॉर गेट में। अब इनेबल एंड डिसेबल क्या होता है, कोई भी सर्किट काम कब करता है, जब उसे हम ट्रिगर करते हैं या कोई क्लॉक पल्स देते हैं तो इनेबल हो जाता है या डिसेबल हो जाता है, ठीक है। अगर जीरो, अगर भेज रहे कोई सर्किट में जीरो का जीरो ही आ रहा है तो इसका मतलब वो डिसेबल है। अगर उसमें सर्किट अप्लाई रहेगा, जब क्लॉक क्या बढ़ेगा, अगर क्लॉक क्या बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए हम जीरो भेजते हैं वन आ रहा है, ठीक है। अगर वन भेज रहे जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो क्लॉक क्या हुआ है, पल्स क्या हुआ, ट्रिगर क्या हुआ है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी देखिए बुलियन अलजेब्रा में क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे जोड़ गेट का ए जोड़ ए क्या होता है, जीरो होता है। ए जोड़ ए का इनवर्स क्या होगा, वन होगा। ए जोड़ जीरो क्या होगा, ए होगा। ए जोड़ वन क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, देख लेना आप लोग को। अब देखिए ए जोड़ बी क्या होता है, सी होता है। देन बी प्लस बी जोड़ सी क्या होगा, ए। और ए जोड़ सी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जीरो हो रहा है, ठीक है। ए जोड़ ए कितना होता है, जीरो। देखिए ए जोड़ ए जीरो कर दिए, फिर प्लस ए, यहाँ पे ए जोड़ किया हुआ तो कितना होगा, ए होगा। ये सब प्रॉपर्टी दिया हुआ है, कैसे कैसे हो रहा है देखिए। अगर इन दोनों का मन जीरो हो गया तो इसके जगह पे जीरो बैठा दिए, फिर जीरो के साथ ए किए तो कितना हो, ए। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए जोड़, देखिए ए जोड़ जीरो कितना हो, ए होता है। इसको बोला जाता है कैस्केडिंग। कैस्केडिंग मतलब क्या होता है, एक क्लॉक क्या हुआ सभी उसी को जोड़ा हुआ, उसको बोला जाता है कैस्केडिंग मेथड। अब एक्सक्लूसिव नॉट गेट क्या होता है, इसमें इक्वालिटी मैंने रखता है। देखिए जीरो जीरो पे वन हो रहा है और वन वन पे जीरो हो रहा है। ये आपका इसका लॉजिक, ये देखिए सर्किट डायग्राम क्या हुआ। आप देखिए नैंड गेट को या नॉट गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है। देखिए आप नैंड गेट यूज करके नॉट गेट, जितना भी गेट है, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट सभी बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है। यहाँ पे हमको नैंड गेट से नॉट गेट बनाना, नैंड गेट बना लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे नैंड गेट है, दोनों का इनपुट सेम कर दीजिए, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही कर दिए, दोनों को अगर सर्किट को मिला दिया जाए, या इसको क्या शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। देखिए दोनों इनपुट ए है, अगर जीरो जीरो देंगे तो क्या होता है, जीरो जीरो का क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन एंड गेट, नैंड गेट में क्या होता है, वन हो जाता है। तो जीरो दे रहे हैं, इधर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ये नॉट गेट को वेरीफाई कर रहा है।
ठीक है। तो नैंड गेट से हम लोग नॉट गेट बना लिए, ये सब सिंपल है। फिर नैंड गेट से एंड गेट बनाया हुआ, ये सर्किट कैसे किया हुआ। फिर नैंड से और गेट बना हुआ है, ये सब देखिए। अब देखिए बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ रूल लगाते हैं, हम बड़ा से बड़ा एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सिंपल कर देते हैं, जिससे हमको सर्किट डायग्राम बनाने में आसान रहेगा। अगर मान लीजिए ये बड़ा से, यहाँ देखिए ये दिया हुआ एक्सप्रेशन, अगर इसका हम सर्किट डायग्राम करेंगे तो पूरे कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये इसी को अगर हम शॉर्ट कर देंगे, ये देखिए इतनी तो बना है, तो इसका सर्किट डायग्राम पूरे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बुलियन अलजेब्रा का रूल समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी नंबर है उसका कंप्लीमेंट का अगर कंप्लीमेंट करते हैं तो ये आता है। जैसे जीरो है, अगर उसका कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, वन होगा, फिर उसका कंप्लीमेंट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, राइटिंग पीरियड नहीं है इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं बना सही से। अब देखिए एंड गेट के रूल, ए डॉट ए कितना ए होता है, लेकिन ए डॉट जीरो क्या होता है, जीरो। एंड गेट क्या होता है, जो नहीं हमें। ए डॉट वन क्या होगा, ए होगा। ए डॉट ए इनवर्स क्या होगा, जीरो। वन इंटू जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ए वन है तो उसका इनवर्स क्या होगा, जीरो। ए और जीरो कर देंगे, वन इंटू जीरो करने पे जीरो ही होगा। अब देखिए और गेट, ए प्लस ए होता है, जैसे वन प्लस वन वन होता है। उसके बाद देखिए वन प्लस जीरो वन होता है, तो ए प्लस जीरो यही हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, देखिए ए जोड़ बी जोड़ सी दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करके इसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ए एंड बी यहाँ पे दिया हुआ, देखिए नॉट गेट यहाँ पे ए डॉट बी ए डॉट सी दिया हुआ, तो इसको हम क्या कर दे, खाली ये जो है ना, जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो वहाँ प्लस का साइन दे दिए, जहाँ प्लस है उसको मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ प्लस का साइन दे दिए। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ जैसे मैथ में सिंपल रहता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी डॉट सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए फिर ब्रैकेट में बी डॉट सी लिख सकते हैं। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, देखिए इसमें क्या, जैसे ए प्लस बी पे क्या दिया हुआ, कम्प्लीमेंट दिया हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। सिर्फ प्लस को यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई उसको प्लस कर दिया और बाकी कम्प्लीमेंट कर दिया। ये डी मॉर्गन्स लॉ। अब रिडंडेंसी थ्योरम क्या होता है, देखिए इसमें तीन वेरिएबल कम से कम होना चाहिए, ईच वेरिएबल इज रिपीटेड ट्वाइस। देखिए जैसे ए है, दोबारा भी ए आ रहा है, बी है सी है सी, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे डायरेक्ट, ये रिडंडेंसी थ्योरम से। ईच वेरिएबल क्या होगा, रिपीटेड ट्वाइस होना चाहिए, और वन वेरिएबल इज कम्प्लीमेंटेड, और इसमें कम से कम एक का जो वेरिएबल होगा कम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट दिया हुआ, अब देखिए इसको सॉल्व किया, कॉमन लिए, पता है कि ए प्लस ए कम्प्लीमेंट वन होता है, तो यहाँ पे देखिए वन कर दिए, ए बी प्लस ए सी हो गया रिडंडेंसी थ्योरम के थ्रू। अब बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो देखिए जो भी नंबर होगा, जैसे 10101 यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, वन इंटू टू पावर जीरो कर देंगे, जीरो इंटू टू पावर वन कर देंगे, वन इंटू टू पे पावर टू कर देंगे, जीरो है तो जीरो इंटू टू पावर थ्री कर देंगे, टू पावर फोर कर देंगे। देखिए ऐसे लिखा हुआ, इसको बोला जाता है एमएसबी, इसको बोला जाता है एलएसबी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो निकलेगा वो क्या होगा, हम लोग का डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे डेसिमल में आ गए, पॉइंट के बाद अगर डिजिट रहेगा, तो क्या लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे टू पे, टेन पे पावर डैश कर रहे थे, जो भी वैल्यू हो रहा था, जैसे जो नंबर है इंटू टू पे पावर कर रहे थे, लेकिन इसमें अगर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेन पे पावर माइनस वन। इसको बोला जाता है एमएसबी, इसको बोला जाता है एलएसबी। एमएसबी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और एलएसबी का होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ठीक है, अब नंबर सिस्टम दिया हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा, दो वैल्यू रहते हैं, जीरो वन यूज करते हैं, ऑक्टल में एट जीरो से लेके सेवन तक यूज करते हैं, डेसिमल में टेन जीरो से लेके नाइन तक यूज करते हैं, ड्यू डेसिमल में ट्वेल्व बोलते हैं, ड्यू डेसिमल मतलब ड्यू मीन्स टू और डेसिमल मतलब ट्वेल्व। यहाँ जीरो से लेके कहाँ तक जाते हैं, ट्वेल्व तक ले जाते हैं, लेकिन टेन को ए बोला जाता है, इलेवन को बी, और ट्वेल्व को सी, थर्टीन को डी ई एफ, ये क्या हम लोग का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, फिर हेक्साडेसिमल है। अब नंबर सिस्टम दिया हुआ है, वेटेड होता है और एक अनवेटेड कोड होता है नंबर सिस्टम। अभी हम लोग पढ़ेंगे वेटेड, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और बीसीडी। ठीक है, जैसे ये नंबर, इसका हम क्या क्या कर सकते हैं, 7000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस टू। ठीक है, इसको लिखने का ये भी तरीका है। अब कोई भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, जैसे मेरे पास डेसिमल में ये नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो दो से डिवाइड कर देंगे, इसको टू से डिवाइड करेंगे 13 को,
डिवाइड करेंगे, और जो आएगा ना नीचे से यहाँ पे लिखना, जैसे एमएसबी दिया हुआ, नीचे वाला को एमएसबी बोला जाता है और ऊपर को एलएसबी बोला जाता है। डिवाइड करने पर जो आएगा, जैसे 1101 किसका हो गया, 13 का, तो 1101 हो गया। ये डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना। अगर डेसिमल से ऑक्टल करना होता है तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देते, और डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। जिससे जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको डिवाइड कर देंगे। अगर डेसिमल से बाइनरी में करना है तो 2 से किए, डेसिमल से अगर ऑक्टल में करना तो 8 से किए, डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में करना तो 16 से डिवाइड करेंगे। ये ट्रिक है। वही देखिए, डेसिमल से ऑक्टल में करने का 8 से डिवाइड किया हुआ, डेसिमल से हेक्साडेसिमल करने में 16 से डिवाइड किया वही नंबर का, और एमएसबी और एलएसबी करके लिखा हुआ है। ये तरीका लिखने का। अब बाइनरी से ऑक्टल करना है। देखिए, ऑक्टल क्या होता है, 2 पावर 3 होता है। जो भी बाइनरी में नंबर दिया पड़ेगा उसको क्या करेंगे, हम 3 का ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो होगा उसका डेसिमल यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 110 को क्या लिखा जाता है, 6, तो 6 लिख देंगे। 110 को क्या लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है, किस में, बाइनरी में। बाइनरी को अगर डेसिमल में चेंज करते तो 6 हो जाता है, और 10 को क्या लिखा जाता है, 2। ग्रुपिंग कितना किया हुआ, 2 का किया हुआ, क्योंकि 8 में करना है। ऑक्टाडेसिमल मतलब 2 की पावर 3, तो 3 का ग्रुपिंग करेंगे। अगर इसी को करना रहता है हेक्साडेसिमल में तो 2 की पावर 4, तो 4 का ग्रुपिंग करते हैं। अब एम्पलीफायर क्या है, ठीक है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि कोई भी सिग्नल आता है उसको हम एम्पलीफाई कर देते हैं। जिसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए पहले 5 है तो उसका इंक्रीज करके 10 कर देंगे, मतलब एम्पलीफिकेशन कर देता है। अगर वोल्टेज उसको बढ़ा देंगे, करंट आएगा उसको बढ़ा देंगे, पावर आएगा उसको बढ़ा देंगे। एम्पलीफायर का काम यही है कि जो भी इनपुट मिल रहा है उसको वोल्टेज, करंट और पावर के रूप में उसको क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन कर देता है और नया वेवफॉर्म बनाता है। फुल साइकिल क्या होता है, देखिए कंप्लीट साइकिल जो वर्क 360 डिग्री बनाएगा तो उसको फुल साइकिल बोला जाता है। हाफ साइकिल में क्या होगा, बीच में देखिए डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जैसे 180 बना, फिर गैपिंग आ गया, फिर आगे हाफ साइकिल है। अब मोर देन हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल से थोड़ा ज्यादा बना, इसको मोर देन हाफ साइकिल बोला जाता है। लेस देन हाफ साइकिल, देखिए यहाँ पे ऊपर तक पूरे टच नहीं किया है, इसलिए इसको लेस देन हाफ साइकिल बोला जाता है। अब एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन उसका ऑपरेशन को यूज पर किया है, यूज पे, फ्रीक्वेंसी रेंज और इंटर स्टेज कपलिंग में। क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और सी है, ठीक है। अब क्या होता है, क्लास ए में क्या होता है, देखिए कि हम कोई भी करंट यहाँ पास करें, ठीक है। अब इसको क्या क्या मैक्सिमाइज कर दिया। इन क्लास ए एम्पलीफायर आउटपुट इज कंप्लीट साइकिल हो जाए। हम लोग जो भी दे रहे उसको एम्पलीफिकेशन करेगा और कंप्लीट साइकिल निकालेगा क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास बी में क्या होता है, हाफ साइकिल दे रहे थे। इन क्लास बी में जैसे करंट गया, हम लोग को दिए करंट, ठीक है। और क्या होगा, इन क्लास बी एम्पलीफायर आउटपुट इज फुल हाफ साइकिल। फुल हाफ साइकिल ये पूरे टच कर लेगा इसमें। तो यहाँ पे गया था फुल हाफ साइकिल हो गया, एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज करेगा ही, लेकिन क्या हाफ साइकिल नहीं बनाएगा क्लास बी एम्पलीफायर में। क्लास ए बी में क्या करता है, ये मोर देन क्या करेगा, हाफ साइकिल, मोर देन हाफ साइकिल से ज्यादा ये निकालेगा आउटपुट। कोई भी अगर इसमें अगर करंट भेजते हैं या वोल्टेज का फॉर्म में भेजते हैं, वही लिखा हुआ इन क्लास ए बी एम्पलीफायर आउटपुट इज मोर देन हाफ बट लेस देन फुल साइकिल। अब क्लास सी में देखिए, अब क्लास सी में क्या, हम जो भेज रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या करें, एक कंप्लीट हाफ साइकिल करके भेजेगा। अब काउंटर क्या होता है, काउंटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज को हम काउंट करें कितने बार आ रहे हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ काउंटर इज डिवाइड दैट स्टोर या सम टाइम डिस्प्ले नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकुलर इवेंट। कोई भी चीज कितना बार आ रहा है और कितना बार हो रहा है, ठीक है, उसका जो फंक्शन हम लोग काउंट करते हैं वो काउंटर में करते हैं। काउंटर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जैसे ये दिया हुआ आपका 0 से 1 हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है इसका मोड वैल्यू कितना होगा। आपको ये देखना होगा कि इसमें कितना स्टेट है। 0 से 1 में गए एक स्टेट, 1 से 2 में गए 2 स्टेट, 2 से 3 में गए तीसरा स्टेट, और 3 से 4 में गए 4 स्टेट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में हमको कितना स्टेट लग रहा है, टोटल 4। लेकिन 4 से 0 फिर जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो मेरा स्टेट कंप्लीट नहीं होगा। मतलब एक कंप्लीट स्टेट करने में या ट्रांसफर करने में तो कितना हमको स्टेट लग रहा है, तो जितना डिफरेंट स्टेट लगेगा उसी को बोला जाता है मोड। तो यहाँ पे 5 लग रहा है तो 5 हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि मेरे पास 5 मोड है तो उसमें कितना फ्लिप फ्लॉप लगेगा, तो उसका फॉर्मूला है 2 पे पावर n ग्रेटर देन m। m का मतलब क्या, मोड वैल्यू कितना, 5 है, तो 2 पे पावर 5 करने के लिए क्या करेंगे, n का वैल्यू 3 रहेगा। अगर 2 देते हैं तो 4 ही आता है, जो कि 5 से क्या छोटा है, लेकिन करना क्या हमको, ग्रेटर देन करना है। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो इसके लिए 3 फ्लिप फ्लॉप लगेगा हमको। अब देखिए काउंटर
दो प्रकार का होता है, एक सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर होता है। इसमें क्या होता है सिंक्रोनस में कि हम एक बार ही, देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे सबको एक बार में अप्लाई हो जाएगा, सब में एक बार में चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले में अप्लाई होगा, फिर इसका जो आउटपुट निकलेगा वो दूसरे का इनपुट हो जाएगा, फिर इसका जो आउटपुट निकलेगा वो दूसरे का इनपुट हो जाएगा, फिर इसका जो आउटपुट निकलेगा वो दूसरे का आउटपुट हो जाएगा, सॉरी इनपुट हो जाएगा। तो ये इसमें फंडा है। अब देखिए सिंक्रोनस काउंटर को हम कोई भी जितना भी हमको मान लीजिए सीक्वेंस में दिया हुआ, या वो अप में होगा या डाउनवर्ड सीक्वेंस में होगा, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, या 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 देगा, या 1 से 8 या 8 से 9, या कोई भी अदर स्टेट में भी देंगे ना, कोई भी सीक्वेंस रहेगा तो सिंक्रोनस काउंटर काम करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एसिंक्रोनस में सिर्फ वो लो अप ही जाएगा या लोअर ही जाएगा, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, या 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ये दो स्टेट में जाएगा। अब देखिए इजी कर रहा है तो इसका मतलब इसका कॉस्ट कितना हाई होगा, तो हाई कॉस्ट लिखा हुआ, ठीक है। अब इसमें इसका एग्जांपल कौन कौन है, रिंग काउंटर है, जॉनसन काउंटर है। जॉनसन काउंटर को बोला जाता है ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ठीक है। इसका जो डिजाइन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका डिजाइन थोड़ा इजी रहता है। इसका कॉस्ट हाई है, इसका कॉस्ट लो है, ये फास्ट काम करता है, ये स्लो काम करता है, डिफरेंस। अब देखिए रिंग काउंटर क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप, देखिए इसमें हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं। डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानते हैं कि जो भी आप आउटपुट देते हैं वही इनपुट, जो भी आप इनपुट देते हैं वही आउटपुट निकलता है। अब इसको रिंग काउंटर क्यों बोला जाता है, देखिए हम यहाँ पे D3 दिए, Q3, ये आप देखिए बनाया हुआ यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है। इसका जो आउटपुट हुआ ना फिर से यहाँ पे आके इनपुट हो गया, ये एक रिंग का फंक्शन कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है रिंग काउंटर। अब होता है क्या है कि हम इसका चेक क्या करेंगे, इसमें देखिए अगर आप इसमें 1 0 0 0 दिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, ये शिफ्ट होके यहाँ, ये शिफ्ट होके यहाँ आएगा, और ये फिर से घूम के यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि रिंग काउंटर है। फिर दूसरी बार क्या होगा, ये शिफ्ट यहाँ पे आ गया, फिर ये जीरो यहाँ पे, फिर ये क्या होगा घूम के यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये जीरो यहाँ पे, ये जीरो, ये 1 यहाँ पे आया, और ये जीरो फिर घूम के यहाँ वापस आ गया, फिर ये कहाँ गया, यहाँ पे, फिर ये जीरो यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पे, और ये फिर घूम के कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। जो स्टेट से चालू हुआ वही स्टेट में फिर से आ गया, ठीक है। ये रिंग क्वांटम होता है। इसमें पूछा जाएगा कितना स्टेट हम लोग यहाँ पे कितना डिफरेंट स्टेट यूज किए हैं। पहला एक क्लॉक लगाए, फिर दूसरा क्लॉक, और तीसरी क्लॉक, और चौथा क्लॉक में फिर वहीं पहुंच गए। तो कितना यूजुअल स्टेट है, 4। आपसे पूछा जाएगा इसमें कितना यूजुअल स्टेट है, तो जितना फ्लिप फ्लॉप रहेगा उतना स्टेट बदला देंगे। और अनयूजुअल कितना होगा, देखिए 4 बीट है, 4, देखिए हर एक फ्लिप फ्लॉप में 1 बीट हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे कितना फ्लिप फ्लॉप है, 4 है, तो 4 बीट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसका कितना बनता है हम लोग का, 2 पावर 4 16 बनना था, ठीक है। यूज लेकिन कितना हो रहा है, 4 ही हो रहा है, तो कितना अनयूज हो गया, तो 2 पे पावर n कर दिए, 2 पे पावर 4 - 4, 16 में से 4 माइनस कर दिए तो 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे D3 जैसे हम करते हैं, यहाँ पे Q3 है ना, Q3 का जो वैल्यू आएगा तो D3 पे वो डिपेंड करेगा, और D3 का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, Q0 पे, जो प्रेजेंट में वैल्यू रहेगा वही उस पे आएगा वापस घूम के। अब ट्विस्टेड रिंग काउंटर में क्या होता है, उसमें क्या था हम लोग का Q0 से आता था वैल्यू, लेकिन इसमें क्या होगा, Q इनवर्स आएगा वैल्यू। देखिए यहाँ पे 1 देखो 0 0 0 ले लिए, यहाँ से जीरो इस पे आया, ये जीरो यहाँ पे आएगा, यहाँ से जीरो यहाँ पर आएगा, और यहाँ से जीरो यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहली बार में यहाँ पे जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो आएगा तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1, तो ये घूम के फिर यहाँ 1 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, फिर ये जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर ये जीरो आएगा, फिर ये जो जीरो था घूम के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जीरो आता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, फिर कन्वर्ट होकर यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह देखिए स्टेट यहाँ से चेंज होते होते आया, ठीक है। तो पूछा जाए कि इसमें कितना स्टेट लगता है चेंज करने में, फिर वही पोजीशन में आने में कितना बार हमको चलना पड़ता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट लगता है यहाँ पे हमको आने में। तो यूजुअल स्टेट कितना हो गया, 8। अगर आपका अगर ट्विस्टेड रिंग काउंटर है, अगर आपका 4 फ्लिप फ्लॉप है, तो कितना स्टेबल होगा, 2 × n हो जाएगा, जितना होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 5 फ्लिप फ्लॉप रहता तो 10 स्टेट, अगर 6 रहता तो 12, तो n × 2 कर देंगे, या 2n उसको बोलेंगे, ठीक है। हाँ अनयूजुअल स्टेट क्या होगा, 2 पे पावर n - 8 कर देंगे इसके लिए। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, देखिए शिफ्ट रजिस्टर हम इम्प्लीमेंट तब करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 को शिफ्ट इधर कर दिए तो मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। अगर लेफ्ट शिफ्ट कोई भी डिजिट का करते हैं तो वो मल्टीप्लाई काम करता है, अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड का काम करता है, ठीक है। बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो यूज होता है रजिस्टर में वो डी फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। अब इसमें मेन आपसे ये पूछा जाएगा, देखिए कि शीशों में कितना लोडिंग लगता है, कितना रीडिंग लगता है, और कितना टोटल हो गया। देखिए अगर शीशों में क्या होता है, सीरियल इन सीरियल आउट है, सीरियल हो रहा है तो एन लोडिंग लगेगा,
वो रीडिंग कितना करेगा, n-1 करेगा। तो टोटल कितना हुआ, 2n-1 हो गया। सीपीयू में क्या होता है, सीरियल इनपुट होता है, पैरेलल आउटपुट होता है। जब पैरेलल हो गया तो रीडिंग क्या करे, करना तो उसका है नहीं, पैरेलल निकल जाएगा सब कुछ। तो लोडिंग कितना होगा, n होगा, और रीडिंग कितना होगा, 0। तो सम करने पर n हो जाएगा। अब पी सम क्या होता है, पैरेलल इनपुट है और सीरियल आउटपुट है। इसमें क्या होगा, लोडिंग तो 1 होगा, एक बार तो इनपुट हमको देना ही पड़ेगा, और रीडिंग कितना करना होगा इसको, n-1। तो सम कितना हो गया, n हो गया। अब देखिए पीपो में क्या होता है, पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। इसमें लोडिंग कितना है, 1 है, और रीडिंग कितना, 0 है। तो टोटल कितना हुआ, 1 हो गया। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है, इसमें हम लोग करते हैं कि एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ हम टेक्निक यूज करते हैं जिससे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। डिफिनेशन दिया हुआ, द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग वोल्टेज इनटू एन इक्विवेलेंट डिजिटल नंबर इज नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। डिफिनेशन सब दिया हुआ, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एनालॉग जो हम लोग का सिग्नल आएगा उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल में, ठीक है, और डिजिटल से एनालॉग में करने को बोलते हैं डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन सा यूज करते हैं, एक वो साइमल्टेनियस एडी कन्वर्टर, क्वांटर टाइप एडी कन्वर्टर, सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप एडी कन्वर्टर, डुअल स्लोप एडी कन्वर्टर, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, साइमल्टेनियस में क्या क्या है, एक है पैरेलल एडी कन्वर्टर। इसमें क्या होगा, फ्लैश एडीसी, फर्स्टेड एमंग ऑल द अदर एडीसी है। इसमें मेन हम लोग को करना कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करना, ये उसका टाइप है। आपसे टाइप पूछा जाएगा तो ये लिख दीजिएगा, और ज़्यादा इसका डिस्क्राइब करना कोई जरूरी नहीं है। एडीसी से और डीएसी कन्वर्टर क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करते हैं, whether टू कनेक्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल विद अदर सर्किट कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग अदर टाइप ऑफ डाटा, इट्स बिकम essential टू यूज दिस कन्वर्टर। कन्वर्टर का काम ही होता है कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देना और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देना। तो हम लोग दो तरह का यूज करते हैं, एडीसी और डीएसी। डीएसी में क्या होगा, डिजिटल से एनालॉग को कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये लेकिन हम लोग का टॉपिक में आता है, वेटेड रजिस्टर और आर टू आर लेडर क्या होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ, द कन्वर्टर सर्किट इनपुट इज एन बिट पैरेलल डाटा सच एज 4 बिट 8 बिट 16 बिट एक्सेट्रा इज आइदर 0 या 1 का फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बीट कितना भी हो जाए, लेकिन हम लोग मैक्सिमम 16 बीट तक यूज करते हैं, ज़्यादा वो 32 बीट तक यूज करते हैं। अब वेटेड में क्या होता है, ठीक है, वेटेड रजिस्टर डीए कन्वर्टर क्या होता है, इसमें ईच बिट सिग्नल इज कनेक्टेड विद वेटेड रजिस्टर। अब देखिए एमएसबी कहाँ पे रहता है, इसका जो एमएसबी आएगा ये साइड आएगी, यहाँ पे देखिए फिगर, फिगर देखिए एमएसबी यहाँ पे और एलएसबी यहाँ पे। आर टू आर देखिए यहाँ पे अगर आर है तो इसका मल्टीपल टू, फिर मल्टीपल टू, फिर उसका मल्टीपल टू है, किसका फॉर्म में रहेगा, आर टू आर का फॉर्म में रहेगा, इसलिए उसको बोला जाता है वेटेड आर टू आर कन्वर्टर, ठीक है। अब इसमें किसको बोला जाता है, कंपरेटर। अगर हम लोग का जो यहाँ पे प्लस और माइनस है, देखिए हम कोई वैल्यू इसमें भेजते हैं, ठीक है। अब अगर ये हाई हो जाएगा, अगर हाई हो जाएगा, अगर वो रिलेटेड टू किसका होगा, जैसे 1 का हो गया, अगर हाई होगा तो 1 जनरेट करेगा, अगर वो लो होगा तो 0 जनरेट करेगा। तो एनालॉग सिग्नल को क्या किया, वो डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। आप देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, वोल्टेज में दिया हुआ है, ठीक है, आर है, 2 आर है, 4 है, 8 आर है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द डीए कन्वर्टर इज गिवन बाय, अब इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है जो हम लोग पहले पिछली क्लास से पढ़े हुए कि वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे V1 बाय R1 कर दे, V2 बाय R2, V3 बाय R3। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि मेरे पास ABCD क्या है, डिजिटल में 0 0 0, इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या होगा, 0 होगा आउटपुट। जैसे 0 0 1 है तो 1 यहाँ पे देखिए कौन सा बीट में है, ये कौन सा बीट में, एलएसबी में है। तो यहाँ पे हम लोग एमएसबी होता है, यहाँ पे एलएसबी होता है, यहाँ पे 1 दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 1 दे दिए। अगर हम 1 का मान मान लीजिए 15, यहाँ पे 4 माना है तो यहाँ पे हम 4 वोल्टेज लिख लिए। अगर 1 का मान 5 वोल्टेज मानेगा तो 5 वोल्टेज होगा। और ये क्या होगा, जैसे 4 बाई 8 कर देंगे तो 1/2 हो गया। तो ये कितना होगा, 1/2 को 0.5 वोल्ट लिखा जाता है। अब यहाँ आप देखिए 0 0 1 0 है, तो देखिए यहाँ इसको एमएससी बोला जाता है, इसको एलएसबी बोला जाता है। तो 0 1 1 की जगह पे 4 वोल्ट यूज करना था, क्या क्या यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए 1 वोल्ट इक्वल टू 4 वोल्ट, यहाँ पे 1 इक्वल टू 4 वोल्ट करना था। तो यहाँ पे 4 लिख दिए, फिर जीरो कर दिए, फिर इसको सोल्यूशन कर दिए, ये निकल गया। इसी तरह आपका टेबल है, आप रिविजन करने के लिए इसमें सॉल्व कर लीजिए। जैसे 1 वहाँ पे था तो एलएसबी में 1 बैठा देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ पे सेकेंड एलएसबी में बैठाना है, एलएसबी की साइड में, फिर यहाँ पे डबल लेफ्ट में करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब इसका क्या ड्रॉबैक है,
इसमें क्या होगा, रेसिस्टर का जो वैल्यू रहेगा आर रहेगा, टू आर रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग का सर्किट बड़ा हो जाएगा और कम्प्लेक्स हो जाता है। और इसमें क्या एमएसबी के पास क्या होता है कि जो करंट जो रहता है ना, इसको हैंडल करना, लार्ज करंट मिल जाता है एमएसबी के पास करना। अगर वो लार्ज करंट को हैंडल करता है और एलएसबी के पास कम हो जाता है, उसमें क्या होगा कि हम लोग का जो चाहते हैं आउटपुट वो नहीं निकल पाता है। ये इसका ड्रॉबैक है। ईच रजिस्टर हैंडल डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट, सो ऑल हैव डिफरेंट वोल्टेज। हर एक रजिस्टर का वैल्यू तो बढ़ रहा है, पर इसके पास अगर हाई गया फिर उसके बाद दूसरे रजिस्टर के पास जाएगा, वो कुछ अपना ले लेगा, फिर दूसरे के बाद गया वो अपना कुछ निकाल लेगा। इसी तरह क्या होता है कि हम लोग का जो आउटपुट होना चाहिए वो नहीं निकलता है। फिर आर टू आर लेडर कन्वर्टर है। इसमें क्या देखिए, रजिस्टर है आर और टू आर के फॉर्म में, आर है टू आर है, आर है टू आर है। अब देखिए दो पैरेलल है, तो दोनों को करेंगे तो क्या होगा, आर होगा, फिर आर प्लस आर, फिर टू आर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके यहाँ पे लाएंगे, जिसको बोला जाता है कंपरेटर। और कंपरेटर के जस्ट बगल में एमएसबी रहता है और सबसे साइड में इसको एलएसबी बोला जाता है इसमें। जैसे ये फिगर दिया हुआ, इसको कैसे सॉल्व किया हुआ देखिए, टू आर आर हुआ, फिर आर प्लस आर, टू आर हो गया, फिर टू आर प्लस टू आर क्या होगा, आर होगा, फिर आर प्लस आर, टू आर होगा, यहाँ टू आर हो गया। अब देखिए फिर टू आर प्लस टू आर कितना होगा, आर होगा, फिर आर प्लस आर, टू आर हो गया। तो अब बोला जाएगा इसमें कितना वोल्टेज इनपुट हुआ है। तो देखिए वोल्टेज कितना हुआ, वी लिख देंगे, ठीक है। इनटू रेसिस्टर कितना है, यहाँ पे टू आर है, और टोटल कितना बचा हुआ, टू प्लस टू, फोर आर। तो सम ऑफ रेसिस्टर लिख देंगे। तो टू आर बाई टू आर, इन कितना मिला था, यहाँ पे वी मिला था, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो टू बाई, सॉरी टू बाई फोर, वी बाई टू हो जाएगा, वोल्टेज वोल्टेज हाफ हो जाएगा यहाँ पे। भाई वैल्यू दिया हुआ 0 1 0 0, एमएसबी है तो यहाँ पे एमएसबी आएगा 1, फिर यहाँ पर 1 आएगा। बाकी 0 0 है तो सब में 0 ग्राउंड से कर दी। जिसमें 1 है वहां पर क्या करेंगे, उसको हम प्लस वोल्टेज दे देंगे। अगर 1 का मान अगर बोलते हैं 1 = 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई होता है। यहाँ पे 1 का अगर 1 मान है, बाकी 0 को ग्राउंड कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू निकला। और ये फॉर्मूला है, कहाँ है? ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। भी आउटपुट निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, V3/V2 V2/2 स्क्वायर V1/2 पावर 3 V0/2 पावर 4। अब इस पे वैल्यू बैठाते जाइए, आंसर निकल जाएगा। अब देखिए सेंक्रोनस का यहाँ पे जो था, हमने जो बतलाए थे कंपैरिजन क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, मल्टी वाइब्रेटर देखिए, मल्टी मीन्स होता है मैनी थिंग्स, और वाइब्रेटर मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ज्यादा मतलब अलग अलग का फ्रीक्वेंसी निकलता है अलग तरह का, उसको बोलते हैं मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। वही लिखा हुआ जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं मल्टीपल्स। आप देखिए मल्टी वाइब्रेटर क्या करते हैं, स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी को आउटपुट निकलता है। अब मल्टी वाइब्रेटर तीन प्रकार के, स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल। हम लोग को पढ़ना है स्टेबल और मोनोस्टेबल, ठीक है। तो बाइस्टेबल का यहाँ पे बतला दिए क्या होता है। देखिए स्टेबल में क्या होता है, इसका हाई और लो कोई फिक्स नहीं रहता है। इसमें इनपुट अप्लाई आप नहीं भी करेगा तो फिर भी ये क्या करता है, अपना स्टेट चेंज करते रहता है, इसलिए उसको अस्टेबल बोला जाता है, ये स्टेबल नहीं रहता है। और अनस्टेबल स्टेट को क्या बोला जाता है, क्वाजी स्टेट बोला जाता है। अब मोनो स्टेबल वाइब्रेटर क्या होता है, मल्टी वाइब्रेटर। इसमें क्या होता है, हम जब इनपुट अप्लाई करेंगे ना, तब ये इसका वैल्यू चेंज होगा, ये दूसरा स्टेट में जाएगा। और कुछ ही देर तक क्लियर रहता है, फिर वो क्या होता है, अपना जो पहले का स्टेट था वही स्टेट में वापस आ जाता है, ठीक है। और इसको वैल्यू चेंज करने के लिए हम लोग जो ट्रिगर करते हैं, सर्किट में इनपुट देते हैं, तब ये इसका वैल्यू चेंज होता है, वन स्टेट से अदर स्टेट में जाता है। अब इसमें क्या रहता है, ये दोनों स्टेट में जाता है, ऊपर भी रहेगा देखिए, प्लस हाई में भी रहेगा और लो में भी रहेगा, हाई में भी लो में भी रहेगा। जब तक आप एक्स्ट्रा इधर से नहीं लगाइएगा, इनपुट नहीं दीजिएगा, तो ये अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है। इसको बोला जाता है हाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में थोड़ा डिफाइन किया हुआ है। इसमें क्या होता है, नो स्टेबल स्टेट, इसका कोई फिक्स स्टेट नहीं है, ज्यादा क्वाजी स्टेबल स्टेट में जाएगा, बाहर निकलेगा, जाएगा आएगा। इसका आउटपुट टॉगल्स होता है, टॉगल्स मतलब पहले हाई रहेगा फिर लो होगा, फिर हाई होगा फिर लो होगा, फिर हाई रहेगा फिर लो होगा। ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में होता है। स्क्वायर वेव जनरेट करता है विदाउट इनपुट, इसमें आप इनपुट नहीं देंगे, ऑटोमेटिक चेंज होता है, हाई लो ही होता है। इसको क्या बोला जाता है, फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी, ठीक है। अब स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कैसे बनता है, एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क से बनता है। देखिए एम्पलीफायर और फीडबैक मिला के बनाते हैं किसको, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। देख, ये क्या है, कंपेरेटर है। आप देखिए अगर इसमें देखिए प्लस, यहाँ अगर इसका वैल्यू बड़ा होगा तो ये क्या होगा, इसका भी सेट निकल जाएगा, हाईएस्ट चल जाएगा। फिर अगर ये माइनस अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर लोवेस्ट में जाएगा।
फिर ये हाईएस्ट होगा, अगर भी सेट होगा फिर ये ऊपर चल जाएगा, अगर ये लोवेस्ट होगा तो फिर वो नीचे चलेगा। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि कितना टाइम लगेगा ये कन्वर्ट करने में। तो आपको जैसे आर दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, इसका क्या करेगा, फीडबैक इसका बोलेगा कि जैसे दो इसका फीडबैक है, तो लॉग एन निकाल देगा, वन प्लस बीटा, बीटा का फीडबैक बोला जाता है, और वन माइनस बीटा। ये फीडबैक का आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, इसका टाइम निकल जाएगा। मोनो स्टेबल वाइब्रेटर का मल्टी वाइब्रेटर में ये क्या, वन स्टेबल स्टेज रहता है इसमें। ये क्या करता है, अपना क्वाजी स्टेबल स्टेट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से ट्रिगर देते हैं, तब ये अपना स्टेट चेंज करता है। इसलिए इसको डिले भी बोला जाता है, डिले टाइम करता है। हम अगर इसमें ट्रिगर देंगे तो वो टाइम लेगा नीचे, फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको डिले सर्किट भी बोला जाता है, अल्सो नोन एज पल्स स्ट्रेचर। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर हम इसमें ट्रिगर नहीं देंगे तो ये चलते रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा। और जैसे ट्रिगर किए तो ऐसे कि अपना चेंज कर लिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पल्स स्ट्रेचर भी बोला जाता है। ये फिगर, इसमें क्या होता है, दो कंपेरेटर रहता है, और इसको बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये पावर एम्पलीफायर है, ये उसका क्या सर्किट डायग्राम। अब 555 टाइमर क्या होता है, ये टोटल 8 पिन लीनियर आईसी है। देखिए, वन में ग्राउंड है, टू में ट्रिगर क्या हुआ, थ्री में आउटपुट, फोर्थ में रीसेट, और एट में वीसीसी है, सेवन में डिस्चार्ज है, सिक्स में थ्रेशोल्ड है, फाइव में कंट्रोल वोल्टेज दिया हुआ है। अब क्या करता है ये, एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है, लेकिन वो क्या स्टेबल रहता है, वो चेंज नहीं करता है, वो फिक्स रहता है। इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मोनोस्टेबल में, स्टेबल में, मल्टी वाइब्रेटर में। देखिए, अगर मल्टी वाइब्रेटर हमको बनाना है तो हम ओपैम से भी कर सकते हैं, और डबल 555 टाइमर से भी कर सकते हैं। अब इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, -55 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस। इतना रेंज में आप कभी भी 555 टाइमर के यूज कर सकते हैं। और इसमें हम लोग जो अप्लाई करते हैं, वोल्टेज सप्लाई, पावर सप्लाई करते हैं, 5 वोल्ट से 18 वोल्ट तक सप्लाई कर सकते हैं। प्रोड्यूस एक्यूरेट टाइम डिले, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका ब्लॉक डायग्राम, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पे पावर एम्पलीफायर दिया, वो काहे यहाँ पे हम यूज करते हैं, ताकि हम लोग का जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगा उसको क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन कर देंगे। ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या करता है, वो क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ऑसिलेटर दो चीज से कंबाइन होकर हम बनाते हैं, एक होता है एम्पलीफायर और एक होता है फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। ये फिगर में दिया हुआ एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क। अब एम्पलीफायर से जो आउटपुट निकलता है वो आता है फीडबैक में। फीडबैक को क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव नेटवर्क बोला जाता है। इसमें वो आउटपुट को सेंड किया जाता है जिससे क्या हम लोग का एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन हो पाए और एक रियल आउटपुट निकल जाए, इसलिए फीडबैक को सिलेक्टिव भी बोला जाता है। एम्पलीफायर को हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से भी बना सकते हैं। और फेज शिफ्ट इसका कितना होता है एम्पलीफायर का, एम्पलीफायर में कोई भी चीज़ जाएगा उसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देगा। और फिनाइट वोल्टेज गेन रहता है। अब फीडबैक का क्या काम है, वो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है, वो फ्रीक्वेंसी को भेजता है जो एम्पलीफायर डिजाइन करता है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव। और ये फेज शिफ्ट क्या करता है, फाइव, फाइव का फॉर्मूला होता है निकालने का, कितना फेज शिफ्ट ये कर रहा है। अब पूछा जाएगा कि कितना गेन वोल्टेज कर रहा है, तो वी आउटपुट बाय वी इन इक्वल टू ए, एम्पलीफायर का मान दिया रहेगा -1 माइनस ए बाय ए, बीटा, बीटा है फीडबैक, वैल्यू दिया रहेगा, बैठा दीजिए, आपका गेन निकल जाए। देखिए, एम्पलीफायर और फीडबैक मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए। अगर नहीं होगा, मान लीजिए अगर 1 से ये छोटा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ऐसे करते 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 छोटा होते 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 डैम्प हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो पहले क्या होगा, छोटा रहेगा, फिर धीरे 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 बड़ा होते चल जाता है, ठीक है। इसलिए एक्यूरेट 1 होना चाहिए। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, 1 से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए क्या आरसी सबसे मिलके बनता है, टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर हाई लो हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, ए बी का प्रैक्टिकल में कितना लेते हैं, 1, लेकिन थ्योरी में हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी इक्वल टू 1। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ये हो जाता है, बड़ा से छोटा होते जाएगा आपका सिग्नल। अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो वो डैम्प हो जाता है, वही लिखा हुआ। अब उसी को बोलते हैं ब्रंक शोषण क्राइटेरिया क्या है, ए बी का मान 1 होना चाहिए, और ए बी का जो होगा ना एंगल जो होगा 0, या मल्टीपल ऑफ क्या कर सकते हैं 90 डिग्री, 90, 180, 360 में रहेगा, तब क्या होगा, एक सस्टेन ऑसिलेशन भी प्रोड्यूस करेगा। अब टाइप ऑफ ऑसिलेटर, दो प्रकार का ऑसिलेटर है, एक है हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक है रिलैक्सन ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, जो साइनसोइडल सिंबल रिलीज करता है। और रिलैक्सन ऑसिलेटर क्या है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखिए, स्क्वायर वेव जनरेट करेगा, इसको बोला जाता है रोड ब्रेकर टाइप का होता है ना, देखिए ऐसे। अब देखिए,
हम लोग को पढ़ना है रिलेक्शन ऑसिलेटर। इसमें आरसी आरसी में के फेज शिफ्ट और एक वेन ब्रिज, और एलसी में हार्टली और कॉलपिट्स। हम लोग को पढ़ना है आरसी। आरसी में क्या है, जैसे फेज शिफ्ट और वेन ब्रिज है। आरसी में क्या होता है, ये एक हम लोग यूज करते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी लेवल के लिए, इसलिए इसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी बोला जाता है। इसमें एम्पलीफायर और फीडबैक दोनों रहता है, ठीक है। इसका डायग्राम है, ये एम्पलीफायर है और ये फीडबैक है। देखिए इसमें कैपेसिटर और रेसिस्टेंस दिया हुआ है। इसका आउटपुट आया इसमें, फिर इसका जो इनपुट निकला फिर इसी में आउटपुट आएगा, ठीक है। ये आरसी का सर्किट डायग्राम। फेज इसमें कितना शिफ्ट करता है एम्पलीफायर, 180 डिग्री, और इसका फीडबैक कितना करता है, वो भी 180 डिग्री करता है। तो टोटल 0 और 360 के बीच में ही वो फेज शिफ्ट करता है। फॉर्मूला दिया हुआ, वी आउटपुट इक्वल टू आर बाय आर प्लस एक्सी, कैपिटल ये यहाँ पे नहीं कैपेसिटर, इसको एक्सी से डोनेट किया हुआ है। और एक्सी इक्वल टू क्या, 1/j⍵c। कैपेसिटर का वीडियो हम लोग जब पढ़ेंगे, एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/j⍵c, ये पिछले क्लास का वीडियो का। अब देखिए ये फॉर्मूला उसका है। अब हमको क्या निकालना है, फाई का मान निकालना है कि फीडबैक कितना उसको शिफ्ट कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है 0 माइनस टेन इनवर्स 1/ω⍵ca। यहाँ पे सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए और मान निकल जाएगा। अब एडवांटेज क्या है इसका, ये क्या करता है, इंडक्टर तो रहता नहीं है, फिर इस ये में आरसी में इंडक्टर रहता नहीं, तो क्या होगा, साइज हम लोग का छोटा हो जाता है, जो बनाएंगे सर्किट उसका साइज छोटा हो जाएगा। और ये क्या करता है, द 10 के हर्ट से, और 10 के हर्ट से कितना, 10 किलो हर्ट से अगर कम फ्रीक्वेंसी चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत सुटेबल है आरसी फेज। और ये क्या करता है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करता है। एफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 2π/RC√6, ठीक है। और डिसएडवांटेज इसका क्या है, स्मॉल आउटपुट ड्यू टू स्मॉल फीडबैक, कम आउटपुट निकालता है क्योंकि इसमें कम फीडबैक जा रहा है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्टेबिलिटी इज पुअर ड्यू टू टेम्परेचर रेंजिंग। इसका फ्रीक्वेंसी स्टेबल इसलिए नहीं रहता है क्योंकि देखिए टेम्परेचर बढ़ा घटा, या हम लोग जो आरसी यूज कर रहे हैं उसका टाइम ज़्यादा हो रहा है, वो कम कंज्यूम कर रहा है, तो ये सब कारण उसका है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर क्या होता है, देखिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसको बोला जाता है वेन ब्रिज का। इसमें दो एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, लीड और लैग के बारे में समझते हैं। लीड नेटवर्क या लैग नेटवर्क क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी एफ नोट के इक्वल होगा, तो हम लोग का जो इनपुट निकलेगा, जो सिग्नल लेगा वही सिग्नल में जाएगा, कोई फेज चेंज नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी एफ एफ आउटपुट जो होना चाहिए वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि हम लोग का जो यहाँ पे डिले करेगा, फ्रीक्वेंसी निकलने में डिले करेगा, जैसे यहाँ पे निकल रहा है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, टाइम का डिले हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि फेज यहाँ पे जो फेज लीड करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा तो पहले ही वो निकल जाएगा, तो फेज लीड क्या इसको बोला जाता है। आरसी और एलिमेंट यूज्ड इन फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क हम लोग रेसिस्टर और कैपेसिटर के यूज करते हैं। ओवरऑल गेन वेरी हाई। इसका क्या था, दो एम्पलीफायर है तो इसका क्या करेगा, यहाँ पे एक एम्पलीफायर है और एक यहाँ पे एम्पलीफायर है, तो इसका क्या होगा, गेन तो ज़्यादा हो जाएगा। एक एम्पलीफायर करे तो आउटपुट ठीक निकल रहा था, और दो एम्पलीफायर यूज करेंगे तो और ज़्यादा एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, सर्किट कम्प्लेक्स हो जाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए हमको ब्रिज बनाना पड़ेगा, नीड टू बैलेंस ब्रिज। देखिए यहाँ पे ये एक एम्पलीफायर है और एक ये एम्पलीफायर, और इसको बोला जाता है फीडबैक सर्किट। इसमें फीडबैक जोड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू 1/RC, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा तो 1/2πRC, 2πRC, क्योंकि ओमेगा का मान होता है 2πr। अब देखिए एस आर लैच के बारे में, इसमें देखिए हम लोग इसमें जो नैंड गेट से एस आर लैच बना है, इसमें क्या होता है कि नैंड गेट का हमको पता है कि अगर एक भी इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अगर हम यहाँ पे जीरो देते और यहाँ पर अगर हम जीरो देते, ठीक है, सॉरी पहले वो 0 1 करके देते, एक बार जीरो दिए तो क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे 1 होगा तो ये आउटपुट यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 1 का इनवर्स 0 होता है, और 1 का इनवर्स 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 और 1 देने पर क्या होगा, 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बार हम क्या देते हैं, 1 0 देते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। देखिए 0 देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, ये 1 यहाँ से जाएगा इसमें, तो 1 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का इनवर्स कितना, 1, ये भी काम कर रहा है, तो 1 का क्या होगा, यहाँ पे 0, 1 0 का 0 हो गया। अब 1 1 दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 दिए और यहाँ पर भी 1 दिए, तो कितना होगा यहाँ पे 0। देखिए 1 दिए यहाँ पर तो 0 हो गया, ये 1 दिए यहाँ पे 0 हो गया। देखिए यहाँ पे 1 का 0 हो गया, फिर ये 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 0 था इसका इनवर्स 1 हो गया, तो ये होल्ड कर रहा है। अब 0 देंगे इसमें, इसमें भी 0 देंगे, 0 दिए यहाँ पर भी आउटपुट 1 होगा और यहाँ पर भी आउटपुट होगा,
लेकिन यहाँ पे क्या था, क्यू का इन्वर्स था, ये 1 है तो 1 का इन्वर्स 0 है, लेकिन 0 तो है नहीं, इसलिए इनवैलिड हो जाता है, सिर्फ 0 0 पे वो क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है। अब एस आर फ्लिप फ्लॉप, अगर आप ये समझ गए ना, देखिए 0 0 पे क्या होता है, इनवैलिड, 0 1 पे 1 आता है, 1 0 पे 0 और 1 1 पे होल्ड। अगर ये आप ये खाली याद कर लीजिएगा तो आप सब फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। देखिए एस आर है, दो गेट यूज किए हैं तो 4 इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, और यहाँ पे एक सिर्फ क्लॉक लगा है, क्लॉक ट्रिगर किए ताकि ये एक्टिव हो जाए, ठीक है। देखिए अगर 0 0 भेजेंगे, यहाँ पे 0 भेजे, यहाँ पर 0 भेजे तो क्या आएगा, 1 यहाँ पे और यहाँ पे 1 आएगा। और एस आर लेच में क्या गया, 1 1। देखिए एस आर लेच में 1 1 जाने पर क्या होता है, होल्ड हो जाता है। तो यहाँ देखिए 0 0 पे क्या हो गया, होल्ड हो गया। यहाँ पर जो देर इसको नहीं देखना, एस आर लेच में जो पहले आ रहा है ना, उसको फिर क्या करेंगे, टेबल से देखना और यहाँ पे उसका वैल्यू लिखना है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप, अब इसमें दिक्कत क्या हुआ था, 1 1 पे यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 1 पे होल्ड हो रहा था, अब इसमें 1 1 भेजते हैं तो 1 गया इसमें और 1 यहाँ गया, तो क्या होगा, 0 और 0 0 0 पे यहाँ पे क्या है, इनवैलिड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 1 में इनवैलिड हो गया। अब इसको दूर करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप आया। अब क्या क्या, इसका जो इन्वर्स है क्यू का, इसमें जोड़ दिया गया, और इसका जो यहाँ क्यू एन का जो वैल्यू आया, आउटपुट आई, उसमें जोड़ दिया गया। फिर वैल्यू बैठा के देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू बैठेंगे फिर यहाँ पे आता है। देखिए अगर हम 0 भेजेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे अगर 0 भेजेंगे तो 1 आएगा। 0 0 0 0 भेजने पे क्या है, 1 1 आया। 1 1 का क्या होता है, होल्ड होता है। तो देखिए 0 0 का कितना हो गया, होल्ड हो गया। अगर यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे 1 1 के लिए, तो 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 भेजे तो 0 आएगा, 1 भेजे 0 आएगा। तो देखिए 0 0 के लिए यहाँ पे क्या है, 1 1 के लिए देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का यहाँ पे करेंगे क्या हुआ, यहाँ पे करने पर यहाँ पर देखिए 1 के यहाँ पर क्या आता है, 0 आता है, फिर इसका इन्वर्स करके यहाँ पे फिर 1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 0 देते तो यहाँ पे 1 आता है, फिर इसका जो वैल्यू निकलता है, फिर यहाँ पर जो वैल्यू आता है वो उठ के यहाँ पे चला जाता है। तो 1 1 पे क्या हो जाता है, टॉगल करता है, जो यहाँ पे रहेगा उसका अपोजिट यहाँ हो जाता है, जो यहाँ पर रहेगा इसका अपोजिट वहाँ पे रह जाता है, इसलिए इसको टॉगल बोला जाता है। 1 1 पे ये टॉगल करने लगे। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट होता है। डी पे जी 0 इनपुट 0 आउटपुट, यहाँ देखिए 0 इनपुट 0 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट है, ठीक है। इसलिए क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू डी कर दी, इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया। हम लोग अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप से भी क्या बना सकते हैं, डी बना सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, एक नेगेटिव, यहाँ पे देखिए एक नॉट गेट यूज करके हम बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस आर फ्लिप फ्लॉप चेंज टू डी फ्लिप फ्लॉप, ये कन्वर्ट करने का तरीका है। अब टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, देखिए 0 रहने पर सेम हो जाएगा, अगर 1 आउटपुट, अगर 1 इनपुट हम देते हैं तो क्या होगा, उसका अपोजिट हो जाता है, टॉगल कर जाता है, इसलिए इसका नाम टॉगल हो गया। 0 दिए तो 0 आओ, फिर 0 दिए तो देखिए यहाँ पे 0 था तो 0 आ रहा था, फिर 0 दिए 1 आया तो यहाँ पे 1 का 1 रह गया। अब यहाँ पे देखिए 1 दिए, यहाँ पे 0 था तो इसका टॉगल करके यहाँ 1 आ जाएगा। 1 दिए, यहाँ पे 1 था, इसको टॉगल करके यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसलिए इसका नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करेगा, टी प्लस जॉर गेट का। जॉर गेट में क्या होता है, सेम सेम पर क्या होता है, 0 हो जाता है। सेम सेम पर कितना होता है, 0 0 0 0 1 1 0, और 0 1 पे 1 1 0 पे 1, इसलिए यहाँ पे जॉर गेट हम लोग यूज किए हैं। ये जेके फ्लिप फ्लॉप। अब मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, अब देखिए इसमें क्या होता था, एक सेकंड, इसमें क्या होता था जेके फ्लिप फ्लॉप में, कि हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई करते थे, बीच में 2 बार 3 बार हम लोग का रिजल्ट निकल जाता था, तो हम लोग को जो चाहिए वो तो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा था, वो इसके लिए फंक्शन नहीं तैयार रहता था, लेकिन आउटपुट मेरा आ जाता था। वो आउटपुट फिर दोबारा घुस जाता था और जो रिजल्ट निकलना था वो गलत हो जाता था। इसलिए क्या कि हम लोग मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। इसमें क्या किए, 2 एस आर बना लिए, और एक को क्या कर दिया, नेगेटिव से उसको ज्वाइन कर दिए। अगर इस बार अगर ये एक्टिव रहेगा तो ये बंद रहेगा, अगर ये एक बार एक्टिव बंद रहेगा तो ये एक बार क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये है मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप का काम। आप देखिए यहाँ पे हम लोग का जो सबसे लास्ट मॉड्यूल था, टीटीएल सीमोस क्या है, ईसीएल क्या है, सभी का यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पढ़ लेंगे। जैसे पावर कंजम्पशन किसका ज़्यादा होता है, पावर डिसिपेशन किसका है, फिर डिजाइन इसका यूजिंग किसके थ्रू हम बनाए, बीजीटी है, फिर कौन सा गेट यहाँ पे यूज किया हुआ, नॉ इसका नॉइज कितना है, सूटेबल है या नहीं है, मोबाइल के लिए है या नहीं है, वगैरह जो भी इसका डिफरेंस लिखा हुआ है। अब बीसीडी के बारे में समझते हैं। बाइनरी कोड डेसिमल को एक्सेस 3 कोड में करना है। देखिए एक्सेस 3 कोड मतलब 3 ऐड कर देना है, तो देखिए जितना भी 0 का ये लिखा हुआ है +3 कर दिए इसमें तो ये आ गया, 1 में 3 जोड़ देंगे 4 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये क्या कि सिर्फ +3 इसमें कर दिए।
लेकिन अगर यहाँ 10 रहता है, सॉरी अगर यहाँ 10 रहता है, अगर 11 रहता है और 12 रहता है, तो हम क्या करते हैं इसमें? देखें, अगर हम आपको बोला जाएगा इसका बीसीडी में लिखना है, अगर लिखा जाएगा 37 को, तो 3 का कितना होता है? 0011 लिख देंगे, और 7 का कितना होता है? 011 होता है। 4 बीट इसका और 4 बीट इसका में लिख देंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एक्सेस 3 कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।